हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सेशन को फ्रेंड्स लाइक कर दिया है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 750 से ज्यादा बच्चे ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी सेशन को लाइक कर दिया। जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया उससे पहले ही जहां भी शेयर कर सकते हैं जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर देंगे ताकि हम लोग जो है इसी तरीके से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, उसमें अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अब तक कितने बार संशोधित किया गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा? केवल एक बार। ठीक है, केवल एक बार जो है इसको संशोधित किया गया। केवल 64-65% लोगों ने आंसर किया अभी तक। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि इस जो है क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों के कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपे हुए, जैसे कि कौन कौन से शब्दों को जो है इसके अंदर में जोड़ा या घटाया गया था। आपको बता दूं फ्रेंड, 3 शब्द इसके अंदर में जोड़े गए थे। एक जोड़ा गया था समाजवादी। ठीक है, लिखते जाओ आप लोग। पहला कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवादी। मेरे साथ साथ में लिखते जाना है आप लोगों ने। समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, दूसरा कौन सा शब्द जोड़ा गया था इसके अंदर में फ्रेंड? सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष आप लोग बोलो। ठीक है, और चौथा वाला जो तीसरे नंबर का शब्द था वो था अखंडता। ठीक है, हमारे भारत की अखंडता, इंटीग्रिटी को जो है क्या करेंगे? अक्षुण्ण रखेंगे हम लोग, अखंडता। ठीक है, तो ये भी लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, अखंड, अखंडता। ठीक है, अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, एंड इंटीग्रिटी। ओके, सोशलिस्ट, 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 सेक्युलर, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा वाला संविधान संशोधन था जिसके तहत इसको जोड़ा गया था? प्रस्तावना को संशोधित किया गया है केवल एक बार, वो भी 42वें संविधान संशोधन के जरिए। और ये कब हुआ था? 1976 में, जिस समय में भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी उस समय में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। केवल एक बार भारत की प्रस्तावना के अंदर में संशोधन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं। जल्दी से ये तीनों शब्द लिख लीजिए आप लोग ताकि आप लोगों को याद हो जाए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को अभी आगे में दिखाऊंगा भी। ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रस्तावना याद होनी चाहिए। प्रस्तावना जो है फ्रेंड्स क्या होता है कि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हमारे भारत के जो है प्रस्तावना, उसके अनुसार कौन सी समानता या कौन सी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में इक्वेलिटी प्रदान की गई है। ठीक है, इक्वेलिटी, तो इक्वेलिटी किन चीजों की दी गई है? इक्वेलिटी दी गई है स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब कि यहाँ पर में व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने की जो है आप लोगों को इक्वेलिटी दी गई है कि आप लोग जो है स्टेटस, अपना प्रतिष्ठा स्थापित करने की और जो है अवसर की क्षमता आप लोगों को यहां पर में दी जाएंगी। इसके अलावा जस्टिस में कौन कौन से जस्टिस दिए गए आप लोगों को? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, जस्टिस आप लोगों को दिया गया है। ओके, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आप लोगों को प्रदान किए गए हैं। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इसी वजह से अगर आप लोगों को प्रियम्बल याद है, आपको प्रस्तावना याद है, तो आप लोग इनके आंसर्स आसानी से कर पाओगे। चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। पावापुरी में जल मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर में 3 मिनट के अंदर में 1300 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं और 1100 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी। बहुत बढ़िया। तो देखिए पावापुरी में जल मंदिर के बारे में कौन सा वाला कथन सही है? देखिए पावापुरी, पहली बात तो पावापुरी कहां पर में है? तो अगर हम लोग पावापुरी की बात करेंगे तो फ्रेंड पावापुरी आपको मिलेगा नालंदा के अंदर में, नालंदा में। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गई, पावापुरी नालंदा में। नालंदा के अंदर में एक जल मंदिर है, जी हाँ एक जल मंदिर है नालंदा के अंदर में। ठीक है, जल मंदिर, एक मंदिर जो सब तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यह भगवान शिव को समर्पित है। यह मुगल बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था महल है। ये एक जैन मंदिर है जो उस स्थान को दर्शाता जहां पर में महावीर जी ने मोक्ष प्राप्त किया था। यह एक बौद्ध मंदिर है। ठीक है, बताइए। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा कि ये एक जैन मंदिर है। एक्चुअली फ्रेंड्स ये वो मंदिर है जहां पर में ऐसा माना जाता है कि वो स्थान जहां पर में वर्धमान महावीर जो थे उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। ठीक है, तो पावापुरी के अंदर में उन्होंने अंतिम सांसें ली थी इसी स्थान के ऊपर में, ऐसा जो है मान्यता है। तो जैन मंदिर है ये,
और जहां पर में भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था उसी जगह को दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी नालंदा के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो ये इस प्रकार से ये मंदिर दिखता है, जल मंदिर पावापुरी में है, नालंदा के अंदर में। ठीक है, ये मंदिर वो मंदिर है जहां पर में उस जगह को दर्शाता है जहां पर में भगवान महावीर ने निर्माण की प्राप्ति की थी। ठीक है, मोक्ष प्राप्त किया था। ओके, अच्छा, वर्धमान महावीर जो है फ्रेंड्स ये कौन से नंबर के तीर्थंकार थे? ये 24वें नंबर के तीर्थंकार थे, 24th तीर्थंकार, तीर्थनकार। ओके, तीर्थनकार का मतलब होता है जैन धर्म के अंदर में जिन्होंने अपने प्रवचन दिए, अपनी वाणी दी है, या फिर अपने जो है उपदेश दिए हैं जैन धर्म के अंदर में। तो 24वें नंबर के तीर्थनकार है ये वर्धमान महावीर, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं वर्धमान महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकार है, 24वें नंबर के, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे आप सभी के सभी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शंस आप लोगों को नीचे में दिए गए हैं और ये है स्टेटमेंट्स, आप लोगों को बताना है कि कौन सा वाला इनमें से सही है। एक बार जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि केवल 6 मिनट में ही आप लोगों ने, ठीक है, 6 से भी डबल, 1200 से भी ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ही शुड बी इंडियन सिटीजन बाय बर्थ। अगर किसी को गवर्नर बनना है, ठीक है, गवर्नर बनना है, तो क्या उसने जन्मजात भारतीय होना जरूरी है उसका, जन्म से? ठीक है, हिज एज शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स, गवर्नर के बारे में बात हो रही है, उसकी एज कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। ठीक है, ही शुड हैव एबिलिटी टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर में काबिलियत होनी चाहिए। ही कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बात करूं तो हमारे भारत के अंदर में नागरिकता अलग अलग प्रकार से मिल सकती है। एक तो जन्म से मिलती है हमारे भारत के अंदर में कि भाई आपका जन्म भारत के अंदर में हुआ, आपके माता पिता भारतीय थे। ठीक है, एक तो उससे मिलती है। दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स, आप मान लो कि आप युगांडा में आपका जन्म हुआ है और आप भारत में आकर बस गए। ठीक है, भारत में आकर बस गए आप और भारत में ही रहने लगे, फिर कुछ समय के बाद में आपको भारतीय नागरिकता मिल गई, उसको नेचुरलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन के जरिए आपको जो है मान्यता आपको मिल गई या नागरिकता आपको मिल गई, तो उससे भी आप भारतीय नागरिक बन जाते हो। तो क्या जन्म से भारतीय होना जरूरी है आपका अगर गवर्नर बनना है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भारतीय अगर हो, चाहे जन्म से बने हो, चाहे पहले से ही भारतीय हो, या बाद में आकर भारतीय बन गए, आप भारत के गवर्नर, भारत के किसी राज्य के गवर्नर बन सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ठीक है, एग्जाम के अंदर में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि अगर कोई व्यक्ति पहले भारतीय नहीं था, फिर भारत में आकर रहने लगा, फिर भारत में रहते रहते वो भारतीय नागरिकता उसको मिल गई, तो भी वो गवर्नर बन सकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट गलत है कि बर्थ से ही होना चाहिए। ठीक है, हिज एज शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स, ये बिल्कुल सही बात है कि गवर्नर बनने के लिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए। जल्दी से बताएंगे आप लोग, बिहार के गवर्नर कौन है? जल्दी से बताइए आप लोग, कौन से नंबर के और बिहार के गवर्नर कौन है? ही शुड हैव द एबिलिटी टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। देखो, लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर बनने ऐसी कोई शर्त उसके लिए नहीं है, बस उसकी उम्र जो है 35 साल होनी चाहिए, बस काफी है। 35 ईयर्स की एज है, काफी है इतना। ओके, चलिए, ही कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, वो एक से ज्यादा राज्यों का गवर्नर हो सकता है, बिल्कुल। पहले नहीं हो सकता था, लेकिन फ्रेंड 1956 के बाद में अलाउ कर दिया गया। ठीक है, तो दूसरा वाला सही है और चौथा वाला सही है कि एक से ज्यादा राज्यों का एक साथ गवर्नर बन सकता है। ओके, तो आंसर आपका 2 और 4 हो जाएगा, सही है जो। तो 2 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। ये हाई लेवल क्वेश्चन था, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों को प्रैक्टिस ही इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए ये चीजें याद हो जाए। ठीक है, याद रहेगा अभी आप लोगों को? जी जी के लर्निंग जी। चलिए, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। नाउ अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? अब देखिए, ये थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा था कि हमारी भारत की प्रस्तावना के अंदर में कितने बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और उसके जरिए 3 शब्द जोड़े गए थे, शब्द भी
सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इतनी सारी चीजें चेंज हुई थी, इसके अलावा भी, प्रियम्बल के अलावा भी, कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। छोटा संविधान इसको बोलते हैं, लघु संविधान भी इसको बोला जाता है। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स अब यहां पर मैं आप लोगों को सही से आ रहा होगा, एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। बफरिंग जो है चली गई होंगी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं कि केवल एक बार संविधान के अंदर में, संविधान की प्रस्तावना के अंदर में चेंज हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। ईयर आप लोग बता देंगे, ठीक है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इतने सारे चेंजेस इसके अंदर में हुए थे एक साथ कि एक छोटा सा संविधान टाइप का ही बन जाए अगर उसको अलग से निकाल दे अपन, इतने सारे चेंजेस जिसके अंदर में किए गए थे, ठीक है। तो 1976 के अंदर में इंदिरा गांधी उस समय में प्रधानमंत्री थी, ये भी याद रखना कौन प्रधानमंत्री थे 1976 के अंदर में, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि एक क्वेश्चन जो है हम लोग एक सेशन करने वाले हैं सैटरडे के दिन, ठीक है। और वहां से हम लोग 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट, कितने लोग रेडी है ये मुझे बताना आप लोग, ठीक है। आपके लिए जो मेहनत कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। जितनी मेहनत, जितना जो है भगवान ने श्रम दिया है, परिश्रम दिया है करने के लिए, वो सारी चीजें करेंगे, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट सेशंस है 1885 से लेकर 1947 तक, ठीक है, पूरा एक ही सेशन के अंदर में हम लोग जो है इसको करने वाले हैं। और ऐसे ही ये पहला टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, पहला दिन पहला टॉपिक। ऐसे हम लोग टोटल 7 दिन हम लोग चुनेंगे, ठीक है। 7 दिन 7 टॉपिक्स होंगे और 7 टेस्ट होंगे आपकी, और 8वां दिन जो हम चुनेंगे उसके अंदर में 7 दिन की जो है रिवीजन करेंगे, और उसमें आप लोगों को मल्टीपल अटेम्प्ट दूंगा, आप लोगों को 75% के ऊपर लाना पड़ेगा। मैं मल्टीपल अटेम्प्ट इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को करने के लिए कि जो बच्चा, ठीक है, अगर उसको 70 भी आया है, 70% भी आया उसका, मान लो कि उसको तो वो वापस से दे ताकि उसकी फिर से रिवीजन हो। और जो बच्चा सेल्फ जो है इम्पोज टारगेट रखना चाहता है वो 100% का रखे कि भाई मेरे जब तक सारे के सारे सही नहीं हो जाते तब तक मैं देता रहूंगा टेस्ट, ठीक है। ये जो है टीचिंग परीक्षा आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा है, इतने एफर्ट्स इसलिए ले रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि टीचिंग परीक्षा जेन्युइनली चाहता है कि आप लोग जो है आगे बढ़े, आप लोग जो है बेहतर बने, ठीक है, अपना खुद का बेहतर वर्जन बने, ये हम लोग चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर में करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से अपने आप को टारगेट देकर पढ़ाई आगे करते रहे आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों के लिए हम सैटरडे के दिन पहला टॉपिक, पहला टेस्ट आप लोगों का रहने वाला है। नाउ अब देखिए फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? भारत में देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत में अगर राष्ट्रपति की बात कर दी जाए कि राष्ट्रपति होगा, देयर विल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो बात की गई है फ्रेंड्स हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 52 के अंदर में कि एक राष्ट्रपति होगा। और अगर बात करें आप लोगों से कि हमारे भारत के अंदर में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहा किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 63 के अंदर में किया गया है। ओके, तो ये 2 पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 63 में बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। फिर आर्टिकल नंबर 64 में बोला गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। फिर आर्टिकल नंबर 65 के अंदर में ये बोला गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है तो राष्ट्रपति के एब्सेंटी के अंदर में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 66 के अंदर में जो है उसका ओथ राष्ट्रपति दिलाएंगे, उसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 67 के अंदर में उसका 5 साल का कार्यकाल होगा, 5 साल से पहले भी वो दे सकता है, 67A में दिया है, 67B के अंदर में दिया गया, उसको हटाने की बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, जिस दिन हम लोग जो है फ्रेंड्स 5000 प्लस लाइव हो जाएंगे और 5000 प्लस लाइक्स हो जाएंगे ना, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल्स भी करवाने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ठीक है। हम पूरी जान लगा रहे, पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अब आप लोग कितना एफर्ट्स यहाँ पर में देने के लिए तैयार हो वो देखते हैं। अभी भी कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, हाथ ऊपर कर देंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पर में पता चल जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे क्वेश्चन में अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें मैं चाहूंगा कि आप खुद से इसको पढ़े और आंसर करें इसका, क्योंकि थोड़ा आपको आपका माइंड जो है वहां पर भी काम करना चाहिए पढ़ते हुए। तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? संविधान के अंदर में ही डाल दिया गया उसको। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब होता है संविधान में आर्टिकल डाल दिया गया उसका, टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। देख लेते कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं यहां पर में। 73, 74, 73, 74, 73, 74, 2 आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में कंटिन्यूसली, 73, 74, ठीक है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से लोकल रूरल, ठीक है, आप लोगों से ग्रामीण निकाय बोला जाए, ठीक है,
ग्रामीण या जो है पंचायती राज के बारे में बोल दिया जाए आप लोगों से, पंचायती राज बोले, ठीक है, या फिर आप लोगों से बोले कि भाई स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, या फिर आप लोगों से बोल दिया जाए कि जो है आपका लोकल रूरल गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बारे में, तो आपका वो 73rd होगा। लेकिन यहाँ शहरी स्थानीय स्वशासन निकाय की बात की जा रही है, ठीक है, तो शहरी की जब बात की जा रही है मतलब म्युनिसिपैलिटी की बात की जा रही है, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए आप लोग फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ अब देखिए एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आया है, बार बार पूछा जाता है, इवन बीपीएससी टीआरई में भी आया हुआ है, और आप देख सकते हो इतने सारे एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ है, कभी भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आम चुनाव के अंदर में, ठीक है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। पहले क्या था कि 21 साल के जो लोग थे तभी वो वोट दे पाते थे, लेकिन इसकी आयु को घटा दिया गया। ये कौन से साल हुआ था ये भी आप लोग मुझे बता देंगे, ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन था ये भी बताना है आप लोगों ने। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के आंसर्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 61वें नंबर का संविधान संशोधन था। कौन से साल हुआ था ये संविधान संशोधन, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। ये संविधान संशोधन हुआ था 1988 के अंदर में। उस समय में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, राजीव गांधी जी के समय में हुआ था। 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल जो हुआ, ठीक है, इसको लागू कब किया गया था, लागू किया गया था फ्रेंड्स इसको 1989 के अंदर में, 1989 के अंदर में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना 1989 के अंदर में, ओके। लेकिन ये बना कब था, 61वें नंबर का संविधान संशोधन है 1988 का, जिसके तहत जो है आर्टिकल नंबर 326 में संशोधन किया गया। आर्टिकल नंबर 326 के अंदर में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार जो है उसकी आयु दी गई थी 21 वर्ष, जो कि संविधान लागू होने से तब तक की थी, उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे भारत में, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक मताधिकार जो है, ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, उसकी आयु कितनी थी, कब, जब संविधान लागू हुआ, यह आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, उस समय 21 साल थी, लेकिन 1988 में 61वें नंबर का जो संविधान संशोधन था आपका, उसके जरिए जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, क्या किया गया, 61वें नंबर के संविधान संशोधन के जरिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो एज है उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आप लोगों का, ये क्वेश्चन भी, अगर जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है, कितने बच्चे जो एकदम स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं वो बताइए जल्दी से। हम 2000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास में, जल्दी जल्दी से आप लोग बताते जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी। रीट एग्जाम में भी आया था सर 2024 में, देखिए यहाँ पर मैं बता रहे कि रीट एग्जाम में भी आया था, टीआरई के अंदर में भी आया है, और बहुत सारे और भी एग्जाम के अंदर में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है, और आगे में भी आता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर में किस संशोधन के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था उसके अंदर में, ठीक है। तो जोड़े गए थे कौन से वाले संविधान संशोधन के जरिए, 42वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए और एक ही बार प्रीएम्बल के अंदर में जो है संशोधन हुआ, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़े। यहां पर में बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है, बताइए जल्दी से, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, कौन करता था, यहां पर में होना चाहिए था आप लोगों का, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल है ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो एरिया है यहां पर में समुद्री डकैती के लिए कौन इसका इस्तेमाल करता था, ऐसा जो यूरोपियन पावर से उनमें से, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में हुगली जो इलाका है वहां पर उन्होंने बेस बना लिया था और समुद्र में आने जाने वाले जहाजों को लूट लिया करते थे, तो वो है पुर्तगीज लोग, पुर्तगाली लोग, ठीक है। इसी वजह से पुर्तगालियों को कई लंबे समय तक जो है फ्रेंड्स सफलता हासिल नहीं हुई भारत के अंदर में, सबसे पहले आने के बाद में भी वो लोग सफलता हासिल नहीं कर पाए, ठीक है। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगीज, पुर्तगाली लोग, ओके। तो पुर्तगाल ये याद रखना है आप लोगों ने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटमार के लिए प्रसिद्ध था, समुद्री लूटमार किया करता था ये, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, पायरेसी के लिए ये प्रसिद्ध था, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हमारे, ठीक है। इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना, ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, ब्लू वाटर पॉलिसी,
ये हाई लेवल क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन आप देख लीजिए इसको, अगर मान लो ब्लू वाटर पॉलिसी आया तो डायरेक्ट आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बोलती है। ब्लू वाटर पॉलिसी ऐसा था कि जो जब पुर्तगाली भारत के अंदर में आए तो उन्होंने सोचा कि भारत के राज्यों पे कब्जा करने से अच्छा है हम पानी के ऊपर में कब्जा कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अगर किसी को भी भारत की तरफ में आना है व्यापार करने के लिए, या भारतीयों को उधर जाना है, इवन भारतीय भी अगर उधर जाना चाहते थे तो उनको क्या करना पड़ता था, ठीक है, लगान देना पड़ता था, या फिर एक जो है कार्ट्रेज बोलते थे उसको, वो लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है उन्होंने क्या किया था, समुद्र के ऊपर में कब्जा कर लिया था, समुद्र के पानी के ऊपर में, कि भाई यहां से आना जाना करना है तो हमें जो है हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हमको पैसे देने पड़ेंगे, फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी अल्मेडा, ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था या पहला गवर्नर था। पुर्तगाली पोर्तुगीज जो थे भारत में, ठीक है, उनका पहला गवर्नर 1505 के अंदर में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था, नीला जल योजना। इसको शांत जल की नीति भी बोलते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे जो जहाज थे वो आना जाना ही बंद कर दिए थे इस वजह से। ठीक है, व्यापार ठप होने लगा था, तो ब्लू वाटर नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति, या फिर इसको शांत जल की नीति भी कहा जाता है। आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो था पुर्तगालियों का भारत के अंदर में पहला गवर्नर, उसने लगा दिया था। ठीक है, और ये इस तरीके के जो है फ्रेंड्स क्या हुआ, आखिरकार पुर्तगाली फेल हो गए भारत के अंदर में। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियल तरीके से जो है करने के, पुरुषार्थ दिखाने के, ये इस तरीके से हरकतें करना स्टार्ट कर दी थी। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, आजकल तो एक नया ट्रेंड आया है, कितने लोगों ने देखा है पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ब्रोकर को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको पता होगा ना। ठीक है, क्या हो रहा है आजकल, कुछ लोग इस तरीके से, कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, ठीक है, किसी को पैसा देते हैं, ओके, और उसको बोलते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को डिफेम करो। क्यों? क्योंकि वो उसको मेहनत में नहीं हरा सकते। और ये जो है, ये ब्रोकर जो होता है, ये है ब्रोकर। ठीक है, बीच में ब्रोकर, वो क्या करता है, इनसे पैसा लेकर इनकी एड वगैरह दिखाएगा, इधर में कहीं तो भी नीचे में चलता रहेगा कि एड देखो, ठीक है, एड के लिए संपर्क करो वगैरह वगैरह, और एड लेकर जो है वो क्या करेगा, पैसा लेकर तीसरे को डिफेम करेगा। ठीक है, हाँ आपको पता है, आप लोग कुछ लोग लिख भी रहे, ब्रोकर जो होते हैं। तो ये जो है ना, ये व्यक्ति जो होते हैं, ये वाले, ठीक है, ऐसे कुछ व्यक्ति आए, ऐसे है कुछ व्यक्ति जो वो नहीं कर सकते, मतलब उनका तो नाम भी नहीं लिया जा सकता है, क्या छोटे मोटे लोगों का नाम लेना, क्योंकि वो लोग सामर्थ्य में नहीं है ना उतने लेवल के। तो वो क्या करेंगे, किसी को पैसा देंगे, ठीक है, और उनके ऐड भी दिखाएंगे। ब्रोकर जो होते हैं उन लोगों को, आप लोगों को पता होगा कि कुछ लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, वो जबरदस्ती आपको डिफेम करेंगे, या आपका नाम लेंगे, आप मतलब उसको जानते भी नहीं होंगे, या फिर उसका नाम भी नहीं लेते होंगे, या उसको पहचानते भी नहीं होंगे, या कभी मिले होंगे तो भूल भी गए होंगे, इतना छोटा मोटा इंसान है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता। पहचाना किसको जाता है, जो मेहनत करता है, ठीक है, जो परिश्रम करता है, जो अपने आप को आगे बढ़ाता है, जो है कंटिन्यूअसली अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ना कि दूसरे की प्रोग्रेस से जले, ऐसे व्यक्तियों को याद नहीं रखना पड़ता। ठीक है, तो ये ब्रोकर जो है, ये ब्रोकर जो बीच वाले जो लोग हैं, ब्रोकर, ये क्या करते हैं, इन लोगों से पैसा लेकर ये ब्रोकर लोग तीसरे को डिफेम करते हैं। ठीक है, ये ब्रोकर, आजकल ये नया सिस्टम आया है मार्केट में, पता नहीं कुछ कैसे चल रहा है ये, और कैसे आत्मा जो है इन लोगों की भी कैसे वो कर देती है। ठीक है, वो करने की, इस चीज को करने की, भाई कि भाई पैसा देकर किसी को डिफेम करवाओ, और ये जो बीच में होते हैं ब्रोकर्स, उन लोगों की कैसे होती है। ठीक है, इन लोगों की भी कैसी आत्मा मान जाती है कि पैसा लेकर इस तरीके से करना, पता नहीं, बट जाने दो, उसके ऊपर में जाएंगे नहीं हम, क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते ये लोग कभी भी, वो एक छोटे समय के लिए रहेगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकते फिर वो, और दूसरे की तरक्की से जल रहे हैं कि भाई एक आए हैं कुछ लोग, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों का प्यार मिल रहा है, मतलब वो जेलेसी। ठीक है, मैं कहूंगा कि आप लोगों को एक संदेश दूंगा, मतलब आप लोगों के बड़े भाई होने के नाते, आपके जो है अभिभावक होने के नाते, कि इस तरीके की चीजों से, ठीक है, आपने क्या सीखने मिलता है आपको, कि आप मेहनत करके आगे बढ़िए, वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है, वो ज्यादा आप जो है आगे बढ़ोगे, ठीक है, ज्यादा आप खुश रह पाओगे। तो ये जो ब्रोकर वाला लोग है, और जो ब्रोकरेज दे रहे हैं जो लोग, वो लोगों का सस्टेनेबल नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है, आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं, ये आपको बताना है।
और एक चीज याद रखना, जब लोग आपसे जलने लगे ना तो समझ जाना कि आप थोड़े थोड़े से सक्सेसफुल होने लगे हो करके। कितने लोग मानते हैं कि जब आप मान लो आपका आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोगों से आपके कुछ कजिन्स होंगे या आपके कुछ लोग होंगे, आपके मोहल्ले में लोग होंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे, ठीक है, जो आप दिखाएंगे कि आपके बहुत ज्यादा हितैषी है, लेकिन वो आप लोगों से मन ही मन जलेंगे, या फिर उनको दिखाएंगे कि खुशी हो रही हो वो आपकी तरक्की से, लेकिन वो लोग खुश नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो मतलब थोड़ा सा भी अगर आप से लोग इस तरीके से करने लगे, मतलब समझ जाना कि आप कर रहे हो कुछ तो भी अच्छा कर रहे हो, कुछ आगे बढ़ रहे हो आप मेहनत करके। देखिए, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अगर मान लीजिए कि राज्यपाल को लगे कि कोई ऐसा बिल आया है जो उसको मंजूरी नहीं देनी है, वो मंजूरी नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि राष्ट्रपति जो है इसके ऊपर में फैसला ले, ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 201 के तहत वो किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? आर्टिकल नंबर 201 उसको ये पावर देता है कि भाई मैं इस पर फैसला नहीं लूंगा। अदरवाइज आर्टिकल नंबर 200 के तहत गवर्नर उस पर फैसला ले सकता था, बट आर्टिकल नंबर 201 के तहत वो क्या बोलेगा? मैं इस पर फैसला नहीं ले रहा, मैं इसको भेज रहा हूं राष्ट्रपति के पास, इस पर फैसला राष्ट्रपति ले। ठीक है, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट ऐसा मुद्दा आ जाता है जिसके ऊपर में गवर्नर अपना वो नहीं चाहता कि मैं फैसला लूं, राष्ट्रपति इसके ऊपर में विचार करे, तो आर्टिकल नंबर 201 के तहत ये अधिकार गवर्नर को दिया गया है कि वो उस विधेयक को राष्ट्रपति को भेज सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये याद रखें आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में अक्सर पूछा जाता है ये कि कौन सा जो है आपका आर्टिकल है जो ये बताता है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को जो है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं या उनको भेज सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 201 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में से एक है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो अगर आप लोगों को कंपटीशन को ब्रेक करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे आंसर करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको बता दूं कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, आजादी के पहले ही अंग्रेजों ने क्या किया था? एक अंतरिम सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी थी, ट्रायल बॉल टाइप का आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, जब पावर वो पूरी तरह से ट्रांसफर करे उससे पहले उन्होंने यहां पर में इसको कर दिया था। ठीक है, एक अंतरिम सरकार बना दी। ये बनाया था उन्होंने 2 सितंबर को। 2 सितंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अंतरिम सरकार जो है उसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। ठीक है, मतलब अंग्रेज उस समय में थे, अंग्रेजों का ही शासन था, लेकिन एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई, जितने भी इंपॉर्टेंट पार्टीज थी उनमें से कुछ लोगों को ले लिया गया था। ठीक है, तो भारतीयों को पावर ट्रांसफर करने के लिए, जितने भी इंडियंस है उनको पावर ट्रांसफर करने के लिए धीरे धीरे उनके हाथ में पावर दे दिया जाए, उन्होंने 2 सितंबर, ठीक है, 1946 को एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी और पावर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था, और पूरी तरह से आजादी दे दी हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को। चलिए, तो 2 सितंबर 1946 जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार के अंदर में कौन कौन से प्रभार संभाले थे उसकी पूरी की पूरी लिस्ट है। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सा मंत्रालय संभाला था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। ठीक है, याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आप लोगों से पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में, इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर में श्रम मंत्रालय किसने संभाला था? ठीक है, श्रम मंत्री बने थे जगजीवन राम जी। ठीक है, आप लोगों से ये पूछ सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय किसने संभाला था? ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जी ने। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप लोग याद रख सकते हो। ये इंटरिम गवर्नमेंट जो अंतरिम सरकार थी, उनके कौन कौन से प्रभाग कौन से मंत्री के पास में थे, कौन से पर्सन के पास में थे, वो यहाँ पर मैं आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर में, तो जो भी आपको याद आ रहा है जिस पर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में। एक बार फैन मूवमेंट भी प्लीज दिखा देंगे टीम, ताकि देख सके कि अभी यहाँ पर में कौन सबसे बेस्ट तरीके से आंसर्स कर रहे हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा वाला सुमेलित नहीं है ये बताना है आप लोगों ने। देखिए, आर्टिकल नंबर 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल सही बात है ये कि कानून के समक्ष आपको समानता मिलेंगी और कानून आपको समान रूप से ट्रीट करेगा। आर्टिकल नंबर 14, ठीक है, ये बात बोलता है। आर्टिकल नंबर 15 जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ऑफ टाइटल्स। ठीक है, बताइए जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल नंबर 14 है ना, उसमें दो चीजें हैं, एक है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों ही आर्टिकल नंबर 14 में दी गई है। आर्टिकल नंबर 15 की बात करेंगे हम लोग, तो आर्टिकल नंबर 15 जो है भेदभाव से बचाता है आप लोगों को।
भेद भाव जो है उससे बचाता है, भेदभाव जन्म के आधार पर, ठीक है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, इससे आपको भेदभाव से बचाता है आर्टिकल नंबर 15। तो भेदभाव से आपकी सुरक्षा करता है। जबकि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, और कानून के द्वारा समान संरक्षण, ये दोनों ही चीजें आर्टिकल नंबर 14 में दी गई है। आर्टिकल नंबर 15 भेदभाव, ठीक है, धर्म, मूल, वंश जो है आपका, जाति, लिंग, जन्म का स्थान, उसके आधार पर आपको भेदभाव से बचाता है, ठीक है, भेदभाव से बचाने का आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर में ये दिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, आर्टिकल नंबर 17 के अंदर में। एंड ऑफ टाइटल्स, ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 के अंदर में बोला गया है कि जो भी ले लेते हैं ना, कुछ लोग टाइटल्स लेते हैं, राजाधिराज, ठीक है, उसके बाद में चक्रवर्ती, इस तरीके से जो टाइटल्स ले लिया करते थे, राजकुमार, राजकुमारी, इस तरीके की जो टाइटल्स ले लेते थे उसका अंत कर दिया गया है। हाँ, अब किसी के मम्मी ने उसका नाम ही राजकुमार रख दिया है तो ऐसा नहीं है कि उसका राजकुमार नाम नहीं रहेगा। टाइटल जो होते हैं ना कि नाम के सामने में अदर लगा दिया जाता है जबरदस्ती से घुसा के, ठीक है, तो वो वाले जो टाइटल्स है उनका अंत कर दिया गया। केवल एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल्स को छोड़ के, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे टाइटल्स रहेंगे, ठीक है, मिलिट्री के अंदर में भी जो टाइटल्स रहते हैं वो भी रहेंगे। केवल मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स को छोड़कर सारे टाइटल्स का अबोलिशन कर दिया गया, ठीक है, उनको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स। आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये आप लोगों का जो इक्वेलिटी वाला जो पार्ट है उसके अंदर में दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आर्टिकल में 14, 15, 16, 17, 18 वाले जो आर्टिकल्स है वो मैंने यहाँ पर में दे भी दिया आप लोगों को, ठीक है, पीपीटी के अंदर में आप लोगों को मिल जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, एक देखिए, उड़ीसा पुलिस एसआई के अंदर में 2022 में क्वेश्चन आया था कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली को किसने अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया? किसने हुगली को जो है अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था? आप बताएंगे जल्दी से। तो आप लोगों को अभी पता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में हुगली को किसने इस्तेमाल किया था? डकैती के लिए, लूटमार के लिए, पुर्तगीज लोगों ने, पुर्तगाली लोगों ने, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा, लूटमार से मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि लूटमार जो है एक इस प्रकार की भी है कि हमारे एक इसको फोन आया हमारे, ठीक है, एक टीम के मेंबर को, ठीक है, एक कोई छोटे मोटे यूट्यूबर्स नहीं होते जो प्रमोशन वमोशन करते रहते इधर उधर, इसका उसका, ठीक है, ऐड लगाते हैं पैसे लेकर, वो वाले, उसका कि अगर आप हमारे को पैसे नहीं दोगे, ठीक है, तो हम आपको डिफेम भी करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके की भी हरकत है, ये लूटमार नहीं है तो क्या है, ठीक है। उसके अलावा ये बोला कि हम जो न्यूज देनी है वो उस पर हमारा अधिकार है, आप लोग नहीं दोगे, जो जो टीचर्स दिखाएंगे उन लोगों को डिफेम करेंगे, ठीक है। और उन लोगों के पास में देखना आप लोग दो आईफोन लेके घूमते हैं वो लोग, ठीक है। तो लूट मार इस तरीके की, ब्रोकर, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारी चीजें मैंने बता दी है। मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर्स आप लोग जो है स्पीड में यहाँ पर में करते रहे। आप लोग बताएंगे फ्रेंड्स कि हमारी प्रीएम्बल जो है उसके अंदर में कितने बार संविधान संशोधन हुआ है? जल्दी बता दीजिए, कितने बार प्रस्तावना में कितने बार संविधान संशोधन हुआ है, कब हुआ है, और कौन सा साल था, उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, और कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? जल्दी से बता दीजिए। आपको बताना है फ्रेंड, जल मंदिर जो है वो कहां पर में मिलेगा आप लोगों को? जल मंदिर, ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड है जल मंदिर, ये कहां पर में आपको मिलेगा? ये बता दीजिए आप लोग, कौन से जिले के अंदर में है, कौन सा शहर है उस जिले का जहां पर में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को बताना है कि गवर्नर बनने के लिए, ठीक है, कितनी मिनिमम एज कितनी चाहिए? मिनिमम एज कितनी चाहिए आपको, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, मिनिमम एज कितनी चाहिए? क्या कोई एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का गवर्नर बन सकता है, हाँ या ना? जल्दी बताएंगे आप लोग। देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के अंदर में एक उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का अस्तित्व कौन से आर्टिकल से आया है, ठीक है, और राष्ट्रपति का अस्तित्व कौन से आर्टिकल से आया ये भी बता दीजिए। ये भी मैंने आपको बताया है आज के लेक्चर में, जिस बच्चे ने ध्यान से पूरा लेक्चर देखा होगा वो बता पाएगा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति को बोला गया कि एक राष्ट्रपति होगा, और एक ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत बोला गया कि एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो ये बताइए आप लोग, मैंने पूरा आपको बताया है आज ही आप लोगों को। और आपको पता है कि सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में हमने उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा हुआ है उसके ऊपर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने देखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर वो सेशन प्लीज जल्दी से देख लेंगे और रिवाइज जरूर कर लेंगे उसको। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। केवल 4 लाइक्स दूर है हम लोग 2500 से, तो 2500 से ज्यादा लाइक्स भी हो जाएंगे यहाँ पर में। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग, ओके। उसके बाद में आप लोग बता देंगे फ्रेंड्स के अगर कोई गवर्नर है जो चाहता है कि कोई बिल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख लिया जाए, सुरक्षित रख लिया जाए, कि वो उस पर फैसला नहीं देना चाहता, वो चाहता है राष्ट्रपति उस पर फैसला दे, तो कौन सा आर्टिकल है, ठीक है, जिसके तहत रख सकता है?
एक है इंटरिम गवर्नमेंट, हम लोगों ने देखा अंतरिम सरकार। भारत में अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी अंतरिम सरकार, और कौन से तारीख को बनी थी, मैंने तारीख के साथ आपको बताया, प्लीज उसको याद रख लीजिएगा, आप लोग लिख देंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी थी। सेशन कमेंट के अंदर में लिखते जाइए आप सभी के सभी, कमेंट के अंदर में भी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कौन से तारीख को बनी थी, 2 सितंबर 1946। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री थे उस समय में नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया था इंटरिम गवर्नमेंट का, बिल्कुल, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। इंटरिम गवर्नमेंट के अध्यक्ष बने थे नेहरू जी, उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। उसमें श्रम मंत्री किसको बनाया गया था, खाद्य और कृषि मंत्री किसको बनाया गया था, और रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, चलिए ये बता देंगे आप लोग जल्दी जल्दी से। रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था, खाद्य और श्रम मंत्री किसको बनाया गया था, और आप बता दीजिए कि खाद्य और कृषि मंत्री, ठीक है, ये बता देंगे आप लोग। गृह मंत्रालय किसके पास में था, ये आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, ठीक है, ये बता सकते हो आप लोग। चलिए, इसके अलावा आप बता दीजिएगा मुझे फ्रेंड्स कि अबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल के अंदर में दिया गया है, ये भी आप बता देंगे। एबॉल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग हमारे जो है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में हम लोग जो है चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिए, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि सैटरडे के दिन आप लोगों का 1885 से लेकर 1947 तक के जो इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं कांग्रेस के, उन सभी सेशंस को मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। 7 दिन 7 टॉपिक 7 टेस्ट हम लोग करेंगे, तो उसका ये पहला आप लोगों का सेशन रहेगा उसमें, तो इसके लिए तैयार रहिए आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और जो बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है आप लोगों का, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए आप, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जो एलटी ग्रेड के लिए बोल रहे हैं कि सर एलटी ग्रेड की भी प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो टीचिंग परीक्षा जो है क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी के ऊपर में फोकस करता है, तो धीरे 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 हम लोग जो है उसके ऊपर में भी आएंगे, लेकिन जो चीज है पहले उसके ऊपर में हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए ये सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।